नमस्कार, प्रणाम आप सभी महान भावों को। मैं फ्यूचर एजुकेशनल हब की तरफ से कौशल द्विवेदी आप लोगों के बीच में पुनः एक बार एक नए संगीतकार के जीवन परिचय को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर एजुकेशनल हब किसी न किसी संगीत से जुड़े महान व्यक्तित्व के जीवन वृत्तांत को लेकर के आए दिनों आपके बीच आता रहता है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जिस विशेष महान विभूति के विषय में चर्चा करेंगे, उनका नाम है ग्वालियर घराने से संबंध रखने वाले बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर। वास्तव में अगर इचल करंजीकर के जीवन को देखा जाए तो इनका जन्म था वह सन 1849 ईस्वी में कोल्हापुर के पास एक चंदूरपुर ग्राम था। चंदूर ग्राम में इनका जन्म होता है सन 1849 में। इनके पिताजी रामचंद्र बुआ, जो कि संगीत से जुड़ाव या फिर आप ये कह लें कि जो कि संगीत से पहले से जुड़े हुए थे, एक विरासत के रूप में जो करंजीकर जी थे उनको यह संगीत मिला हुआ था। इनका जो परिवार था वो भी संगीत से जुड़ा हुआ परिवार था, संगीत के महत्ता को समझने वाला परिवार था और उसी परिवेश में इनका जीवन आगे की ओर बढ़ता है। इनके पिताजी यथासंभव जितना हो सकता है उतना प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त करते हैं। उसके बाद भाऊ बुआ के सानिध्य में जाते हैं। भाऊ बुआ के सानिध्य में इन्होंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। भाऊ बुआ के बाद अगला इनका जो पड़ाव आता है वह देवजी बुआ, जो कि इनके एक आप कह लीजिए कि वंशावली में से ही जुड़े ये लोग थे। उनसे इनका संबंध होता है। देवजी बुआ से बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने के बाद इनको अवसर प्राप्त होता है ग्वालियर घराने के एक बहुत ही मशहूर कलाकार हद्दू खां साहब के सानिध्य प्राप्त करने का। उसके बाद ये इनके पिताजी इनको हद्दू खां साहब के यहाँ पास ले जाते हैं और हद्दू खां साहब के यहाँ सीखने के बाद, बारीकियों को जानने के बाद, समझने के बाद ये फिर उतरते हैं। आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं मार्केट में इनकी एंट्री होती है और अपने प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को अपने संगीत से परिचित कराते हैं, परिचय अपना देते हैं कि ये संगीत, इस संगीत की साधना में कहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। चूँकि प्रारंभ से ही जीवन के संगीत में इनका जीवन गुजरा, इनका बचपन बीता। उसके बाद सानिध्य भी बड़े बड़े गुणीजनों का इनको मिला। तो जब एक गुणीजन के सानिध्य में आप कोई विधा सीखते हैं तो वह झलक साफ आपकी उस विधा में दिखती है। वही चीज़ था। और चूँकि हद्दू खां साहब एक बहुत बड़े नाम हैं आपके इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के, तो उनका सानिध्य प्राप्त करने के बाद जब ये अपनी प्रस्तुति के लिए बाहर निकलते हैं तो लोग इन्हें सुनते हैं, इनकी गुणवत्ता को देखते हैं, समझते हैं और यह पाते हैं कि इनके अंदर एक उत्कृष्ट कलाकार होने का सारे गुण विद्यमान हैं। और साथ ही साथ इनके अंदर वो क्षमता भी होती है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, प्रभावित कर सकें। और इस क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद इनको अवसर प्राप्त होता है जोशी बुआ से कुछ सीखने का। जोशी बुआ से सानिध्य प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद इनको जहाँ यदा कदा अवसर मिलता है वहाँ अपनी प्रस्तुति को देते हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है। जीवन आगे की ओर बढ़ता जाता है। शादी विवाह हो जाता है इनका। आगे चल कर के यह मुंबई को अपना ठिकाना बनाते हैं और मुंबई में जाने के बाद ये मुंबई के श्रोताओं के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। वहाँ पे ये गायन समाज की स्थापना करते हैं और गायन समाज के माध्यम से और भी लोगों को सिखाने का कार्य करते हैं, बताने का कार्य करते हैं और एक नई दिशा के साथ संगीत आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसी समय काल में इनका पुणे, मुंबई, गोवा इत्यादि जगहों पे आना जाना रहता है। वहाँ के लोगों को अपने संगीत के बारे में बताना, संगीत से परिचित कराना इनकी जीवन का एक अंग बन गया। आगे बढ़ते गए। उसी के बीच में इनको यह बात सूझी कि संगीत के विकास के लिए मुझे एक पत्रिका का विमोचन करना चाहिए और उसी ध्येय से, उसी उद्देश्य से ये एक मासिक पत्रिका जो है संगीत दर्पण के नाम से एक मासिक पत्रिका का विमोचन करते हैं और उस पत्रिका के माध्यम से संगीत के विषय में लोगों को जानकारी देते हैं, बताते हैं, संगीत की बारीकियों को समझाते हैं, उसकी आवश्यकता के बारे में लोगों को बताते हैं, समाज को
जागृत करते हैं संगीत के माध्यम से, संगीत की शिक्षा के बेस पे। जीवन आगे की ओर चलता रहता है, किंतु इसी बीच इनको श्वास का रोग जो है होता है और उससे यह थोड़ा विचलित भी होते हैं, पीड़ित भी होते हैं। इस कारणवश यह मुंबई छोड़ देते हैं और मुंबई छोड़ने के बाद ये वहाँ की एक रियासत रहती है औंध रियासत में जाते हैं और औंध रियासत में दरबारी गायक के रूप में नियुक्त कर लिए जाते हैं। दरबारी गायक नियुक्त होने के बाद ये वहाँ पे अपनी सेवाओं को देना प्रारंभ करते हैं। वहाँ के राजा इनसे इतना ज़्यादा प्रभावित रहते हैं कि वह स्वयं भी इनसे संगीत की शिक्षा जो होती है वो लेते रहते हैं। जीवन आगे बढ़ता है और कुछ वर्षों के पश्चात इनको अवसर मिलता है, एक रियासत है इचल करंजी, उस इचल करंजी रियासत में जाते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं। वहाँ पे वहाँ के जो तत्कालिक राजा होते हैं इनसे अति प्रभावित होते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनकी इस रियासत में रुक जाएं। औंध की रियासत से अनुमति लेते हैं और आने के बाद करंजी कर जो ये इचल करंजी जो रियासत होती है इसको ज्वाइन कर लेते हैं और सारी राजाश्रय की सुविधाओं के साथ अपना जीवन ये जीने लगते हैं और अपने जीवन के अंतिम श्वास तक यह इसी रियासत में रहे। इसीलिए इनके नाम के आगे इचल करंजी जुड़ गया। बाल कृष्ण बुआ इनका नाम रहा और इचल करंजी कर इनका जिस रियासत से जुड़े रहे उसके नाम के साथ इनका नाम ऐड हो गया। यही वो रियासत थी जिस रियासत में विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी को इनका सानिध्य मिलता है और इनसे ही विष्णु दिगंबर पलुष्कर ने शिक्षा ली हुई थी। इन्हीं की बातों से वो प्रभावित थे और जो कहानी में विष्णु दिगंबर के जीवन परिचय के विषय में आप लोगों को बताया हुआ था कि 1995 या 4 के आसपास एक इचल करंजी रियासत में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। वहाँ पे जब इनको आमंत्रित नहीं किया जाता है और दिगंबर जी को ये पता चलता है कि हमारे समाज में इतने महान व्यक्तित्व होने के बावजूद अगर व्यक्ति संगीत से जुड़ा हुआ है तो उसको हे दृष्टि से किस प्रकार देखा जाता है। आप जब संगीत को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको यह बात पता चलेगा कि 19वीं 20वीं शताब्दी ऐसी रही जब यहाँ पे संगीत से जुड़े लोगों को भांड नाम से भी संबोधित किया जाता था। तो इसका मतलब ये था कि सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आपकी कला के बल पे लोग आपको अप्रिशिएट तो करते थे लेकिन आपको वह सम्मान नहीं मिलता था जो इस सम्मान के आप हकदार हैं। यही बात दिगंबर जी को लगती है और दिगंबर जी फिर आगे निकल पड़ते हैं और उनकी कहानी उनके जीवन परिचय में हमने पूरी तरह से बताई हुई है स्पष्टता के साथ। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। करंजीकर अपना पूरा जीवन संगीत के लिए समर्पित कर दिए, संगीत की साधना में लगे रहे और इचल करंजी रियासत में ही इन्होंने सन 1926 में आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। चले तो गए इस दुनिया से किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो बीज बोया शिष्य के रूप में वह आगे बढ़े, समाज को संगीत के प्रति जागरूक किए। संगीत की जितनी सेवा हो सकती थी, जितनी विधाओं से की जा सकती थी उतनी विधाओं से उसकी सेवा उन्होंने की और आज हमारे आपके लिए संगीत इतना आसान और सुगम अवस्था में अवेलेबल है कह लीजिए या फिर उपलब्ध है कह लीजिए। यह इन्हीं महान विभूतियों के कारण ही हुआ। जितने लोग हैं, जितने लोगों का जीवन परिचय हम आप पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उन सभी की ही देन है कि आज संगीत स्वरूप में हमारे सामने उपलब्ध है। एक बार तहे दिल से मैं इनको प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो जा सके और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो लोग इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको लग रही हैं उन चीज़ों को नोट आउट कर लें ताकि भविष्य में उनके काम आ सके। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। महादेव।